नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर और जयपुर में आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, आयुर्वेद संपूर्ण मानवता के कल्याण पर केंद्रित। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के लिए वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा। बिहार में सरकार गठन पर अंतिम फैसले के लिए रविवार 15 नवंबर को पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। केंद्र तूफान, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित 6 राज्यों को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देगा। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 93% हुई और देश भर में आज धनतेरस की धूम। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संपूर्ण मानवता के कल्याण को समर्पित आयुर्वेद भारत की विरासत है। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 2 अत्याधुनिक आयुर्वेदिक संस्थानों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने आज लोकार्पण किया। ये संस्थान हैं गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद अध्ययन और अनुसंधान संस्थान और राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए ये बड़े प्रसन्नता की बात है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है। आयुर्वेद भारत की एक विरासत है जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई है। ये देखकर किस भारतीय को खुशी नहीं होगी कि हमारा पारंपरिक ज्ञान अब अन्य देशों को भी समृद्ध कर रहा है। आज ब्राजील की राष्ट्रीय नीति में आयुर्वेद शामिल है। भारत अमेरिका संबंध हो, भारत जर्मनी रिश्ते हो, आयुष और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परंपरागत चिकित्सा पद्धति का वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है। WHO के मुखिया और मेरे मित्र, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा। भारत को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विशेष रूप से WHO के महानिर्देशक मेरे मित्र डॉक्टर टेड्रोस का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आयुर्वेद के ज्ञान को ग्रंथों, शास्त्रों और नुस्खों के दायरे से बाहर निकल जाना चाहिए और इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में आयुर्वेद पर अनुसंधान कार्य हो रहा है और 21वीं सदी के आधुनिक विज्ञान से प्राप्त ज्ञान को प्राचीन ज्ञान के साथ समन्वित किया जा रहा है। 21वीं सदी का भारत अब टुकड़ों में नहीं, होलिस्टिक तरीके से सोचता है। हेल्थ से जुड़ी चुनौतियों को भी अब होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसी तरीके से ही सुलझाया जा रहा है। आज देश में सस्ते और प्रभावी इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर वेलनेस ज्यादा फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद आज सिर्फ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं रह गया है, बल्कि ये देश की स्वास्थ्य नीति का प्रमुख आधार बन गया है। उन्होंने बताया कि लेह में राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान बनाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति के बारे में अध्ययन और अनुसंधान की सुविधा होगी। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय आयोग और राष्ट्रीय होम्योपैथिक कमीशन की स्थापना संसद के पिछले सत्र में पारित कानून के तहत की गई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आयुर्वेद के विकास के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है। आयुर्वेद भारत की एक विरासत है जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई है। ये देखकर
किस भारतीय को खुशी नहीं होगी कि हमारा पारंपरिक ज्ञान अब अन्य देशों को भी समृद्ध कर रहा है। आज ब्राजील की राष्ट्रीय नीति में आयुर्वेद शामिल है। भारत अमेरिका संबंध हो, भारत जर्मनी रिश्ते हो, आयुष और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पीछे बुनियादी सोच ये है कि आयुर्वेदिक शिक्षा के अंतर्गत एलोपैथी के तौर तरीकों का ज्ञान भी अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के प्रकोप के दौरान आयुर्वेद उत्पादों की मांग दुनिया भर में बड़ी तेजी से बढ़ी है। कोविड महामारी शुरू होने के बाद आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी आदि की कीमतें इसलिए बढ़ी क्योंकि मांग बढ़ी, लोगों का विश्वास बढ़ा। मुझे बताया गया है कि इस बार अश्वगंधा की कीमत पिछले साल के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा तक पहुंची है। इसका सीधा लाभ इन पौधों, इन जड़ी बूटियों की खेती करने वाले हमारे किसान परिवारों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक उत्पादों का निर्यात इस साल सितंबर में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 45% बढ़ा है। श्री मोदी ने कहा कि हल्दी और अदरक जैसी चीजों का निर्यात काफी बढ़ा है क्योंकि इन्हें रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाला माना जाता है। इससे ये साबित हो जाता है कि दुनिया भर में आयुर्वेद उपचार और भारतीय जड़ी बूटियों में लोगों का भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और अन्य विभागों से आग्रह किया है कि वे भारत में पैदा होने वाली कई जड़ी बूटियों की उपयोगिता के बारे में लोगों में जागरूकता लाएं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद से संबंधित समूचे पारिस्थितिकीय तंत्र के विकास से स्वास्थ्य और आरोग्य से जुड़े पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात में जामनगर स्थित आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को देश में आयुर्वेद के प्रमुख संस्थानों में से एक माना जाता है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हाल ही में इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिल गया है। यह आयुष क्षेत्र में पहला संस्थान है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। हाल ही में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से बनाया गया इत्र जामनगर अब एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संस्थान के रूप में उभरने के लिए तैयार है। इसमें 12 विभाग, 3 नैदानिक प्रयोगशालाएं और 3 अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं। यह वर्तमान में 33 अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करते हुए पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान कार्य में भी अग्रणी है। जामनगर में आयुर्वेद विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य वैद्य अर्पण भट्ट ने कहा कि अब यह संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी शोध गतिविधियों का विस्तार कर सकेगा। इत्र संस्थान का गठन जामनगर में गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में स्थित 4 आयुर्वेद संस्थानों के समूह को एकत्रित करके बनाया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि विश्वविद्यालय के समकक्ष दर्जे वाले जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से आयुर्वेदिक चिकित्सा के शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगियों की देखभाल के और भी ऊंचे मानदंड कायम होंगे। इससे आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली का वैज्ञानिक तरीके से विकास हो सकेगा। आयुर्वेद के क्षेत्र में लगभग 145 वर्षों की यशस्वी परंपरा से जुड़ा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान इस क्षेत्र में काम करने वाला देश का एक शीर्ष संस्थान है। वर्तमान में यह संस्थान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इसके डीम्ड विश्वविद्यालय बनने से आयुर्वेद के क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकेंगे और शोध को बढ़ावा मिलेगा। विश्वविद्यालय बनने के बाद यह संस्थान विदेशी संस्थानों के साथ सामंजस्य बढ़ा सकेगा। इससे स्थानीय स्तर पर आयुर्वेद पर्यटन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। कोविड के समय भी इस संस्थान ने बड़े पैमाने पर आयुर्वेद काढ़ा बनाने और रोगियों की चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @ARR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है।
बिहार में एनडीए विधायक दल के नवनिर्वाचित विधायकों की रविवार 15 नवंबर को पटना में बैठक होगी, जिसमें नई सरकार के गठन के बारे में फैसला किया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चारों दलों के नेताओं की आज पटना में बैठक हुई, जिसमें नई सरकार के गठन पर चर्चा हुई। इसका आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास पर किया गया। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ये पहली बैठक थी। एक रिपोर्ट। इस बैठक में एनडीए के नेता के बारे में निर्णय लिया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नई सरकार की रूपरेखा तैयार की जाएगी। नीतीश मंत्रिमंडल की आज अंतिम बैठक होगी। इस बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाएगी। इसके बाद सरकार गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा था कि बैठक में सरकार के गठन से संबंधित हर पहलू पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जनता ने एनडीए के पक्ष में जनादेश दिया है और वही राज्य से नई सरकार का गठन करेगा। इस बीच एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने श्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ये फैसला किया। श्री सुमित सिंह चकई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कोडियरी बालकृष्णन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के संयोजक विजय राघवन को फिलहाल इस पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी सचिवालय ने बालकृष्णन की लंबी छुट्टी पर जाने के अनुरोध को भी मंजूर कर दिया है। वे पिछले कुछ दिनों से बीमारी की वजह से पार्टी के सचिव का काम नहीं देख पा रहे थे। उनके इस्तीफे को बेंगलुरु मादक द्रव्य मामले में उनके पुत्र बिनीश कोडियारी का नाम सामने आने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बिनीश को धनशोधन के एक मामले में जेल भेजा गया था। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर और जयपुर में आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, आयुर्वेद संपूर्ण मानवता के कल्याण पर केंद्रित। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के लिए वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा। बिहार में सरकार गठन पर अंतिम फैसले के लिए रविवार 15 नवंबर को पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। केंद्र तूफान, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित 6 राज्यों को 4,000 करोड़ से अधिक की राशि देगा। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 93% हुई और देश भर में आज धनतेरस की धूम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 6 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष से 4,381 करोड़ रुपए से अधिक के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। ये राज्य इस वर्ष चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे। चक्रवात अम्पुन प्रभावित पश्चिम बंगाल को 2,707 करोड़ रुपए और ओडिशा को 28 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। निसर्ग प्रभावित महाराष्ट्र को 268 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित कर्नाटका को 577 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 611 करोड़ रुपए और सिक्किम को 87 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि मंजूर की गई है। चक्रवात अम्पुन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 22 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। प्रधानमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप 23 मई को पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए और ओडिशा को 500 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता जारी की गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की थी। सभी 6 प्रभावित राज्यों में केंद्र सरकार ने आपदाओं के तुरंत बाद प्रभावित राज्यों से अनुरोध मिलने के पहले ही केंद्रीय टीमें भेज दी थीं। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन कोष से 28 राज्यों को 15,524 करोड़ रुपए जारी किए हैं। भारत में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर लगभग 93% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 49,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अब तक देश में 81,15,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण की पुष्टि वाले कुल लोगों में से केवल 5.55% में ही अब संक्रमण मौजूद है। इस समय करीब 4,84,000 मरीज ही चिकित्सा निगरानी में हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 44,874 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 87 लाख से अधिक हो गई। जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति पर कारगर तरीके से अंग से स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय भारत में कोविड मृत्यु दर 1.47% है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 997 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,55,663 हो गई है। कल 40,000 से अधिक जांच की गई। राज्य में स्वस्थ होने की दर मामूली सुधार के साथ 92.76% हो गई है। अब तक 2,37,172 कोविड रोगी बीमारी से ठीक हुए हैं। कर्नाटक में कोविड महामारी का प्रकोप कम होने लगा है और संक्रमण की पुष्टि की दर घटकर 1.83% रह गई है। मृत्यु दर भी गिरकर 0.99% के स्तर पर आ गई है। कल राज्य में 3,368 लोग स्वस्थ हुए और महामारी के 2,116 नए मामले सामने आए। राज्य में इलाज करा रहे कोविड रोगियों की कुल संख्या घटकर 29,470 रह गई। लेकिन कर्नाटक में रोजाना 1 लाख से अधिक परीक्षण कराने की रफ्तार बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई कदम उठा रहा है। वर्ल्ड बैंक की मदद से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को सुधारने की योजना कर्नाटक राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई है। इस सुधार के साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 24 घंटे काम करेंगे। स्वास्थ्य एवं मेडिकल शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने जानकारी दी है कि आवश्यक सुधार के लिए जरूरी नियम लाए जाएंगे। 30,000 जनसंख्या के लिए एक पीएचसी खोलने की बात उन्होंने रखी है। अभी काम कर रहे 2,300 पीएचसी की गुणवत्ता और काम करने की अवधि में सुधार लाया जाएगा। डॉक्टर्स ग्रामीण भाग में काम करने को प्रेरित करने के लिए उनकी बढ़ती इस आधार पर की जाएगी कि उन्होंने ग्रामीण भाग में कितना समय बिताया। जल्दी ही 1,250 एमबीबीएस डॉक्टर्स, 950 स्पेशलिस्ट, 150 दांत के और 1,500 रेसिडेंट डॉक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल के प्रशासन के प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ सतपथी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सही तौर तरीकों को अपनाने की जरूरत पर बल दिया है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में डॉक्टर सतपथी ने इस महामारी के समय 5 सावधानियों पर अमल करना आवश्यक बताया। पहला है कि हम अपने फेस पे जब भी हम अपने हाथ लगाते हैं, हमें हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश से रब करना चाहिए। दूसरा है कि मास्क हमेशा मुंह और नाक को ढक के पहनना चाहिए, खास करके जब आप पब्लिक स्पेस। तीसरा है कि हमें इकट्ठा बैठ के क्लोज सर्कल में नहीं खाना चाहिए। अगर इकट्ठा खाना चाहिए तो एक बड़े जगह पे या खुले जगह पे, जहां पे हम वो 2 गज की दूरी आपस में मेंटेन करते हुए अगर खाएं तो उसके चांसेस रिस्क इन्फेक्शन के कम हो जाएंगे। चौथा है कि जब भी हम खांसें या छींकें, हमें कफ एटिकेट को प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी कि अपने कोहनियों को मोड़ के उसके अंदर हम छींकें। 5वां ये है कि जब भी हमें कोई इस तरह का सिम्टम्स हो, बुखार हो या फिर ड्राई कफ हो या लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हो तो हमें तुरंत टेस्ट करा लेना चाहिए नियर बाय सेंटर में। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञों से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। इसे 5 दिन के दीपोत्सव की शुरुआत माना जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन धातुओं से बनी वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी एक रत्न के रूप में समुद्र मंथन से निकले थे। धनतेरस के शुभ अवसर पर धन्वंतरी के साथ भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की आराधना भी की जाती है। वर्ष 2016 से हर वर्ष धन्वंतरी जयंती के अवसर पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कामना की है कि भगवान धन्वंतरी सबके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लाएं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। आज शाम आयोजित होने वाले इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेने की संभावना है। दूरदर्शन इस समारोह का सीधा प्रसारण करेगा। जय जय राम, जय श्री राम। राम की नगरी अयोध्या में आज शाम पिछले साल के दीपोत्सव के रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत 5,51,000 दीपों को पवित्र सरयू नदी के तट पर प्रज्वलित किया जाएगा। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों के साथ ही लगभग 10,000 स्वयंसेवक इस दीपोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। पहली बार श्री राम जन्मभूमि परिसर में भी दीपोत्सव होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां दीप जलाएंगे और राज्य सरकार ने हर राम भक्त के इस दीपोत्सव में वर्चुअल माध्यम से शामिल होने के लिए विशेष व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी दीपोत्सव कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होने की उम्मीद है। राज्य भर में पवित्र नदियों और प्रसिद्ध मंदिरों में भी दीपोत्सव कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बलरामपुर में मौजूद मशहूर देवी पाटन शक्तिधाम पर भी दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा। यहाँ बड़ी संख्या में पड़ोसी देश नेपाल से श्रद्धालु माँ दुर्गा के दर्शनों के लिए आते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। त्रेता युग में प्रभु ने ही श्री राम रूप में जन्म लिया। जनक सभा सुरक्षित दीपावली पर हमारी श्रृंखला में आज हम दीपावली के दौरान ई कचरा प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं। दीपावली पर लोग कई विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदते हैं और उन्हें जिम्मेदारी से ई कचरे का निपटान भी करना चाहिए। आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को खरीदने से पहले विचार करना चाहिए, क्योंकि यदि कचरा कम होगा तो उसके पुनरावर्तन और पुनः उपयोग की आवश्यकता भी कम होगी। हमेशा जिम्मेदार निर्माता का ही सामान खरीदना चाहिए। उपयोग करने के बाद किसी भी प्रकाश और सजावटी सामग्री को न फेंकें। उन्हें काले रंग की थैलियों में रखकर अधिकृत ई कचरा संग्रहकर्ता को सौंपा जाना चाहिए। हमें ये भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इन वस्तुओं के निर्माता अपने डीलरों के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ एकत्र करें। तेलंगाना सरकार ने पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने को कहा था। इसके बाद राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि वो 19 नवंबर तक कार्यवाही रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करे। इसके अलावा वो महामारी के मद्देनजर कोरोना वायरस और प्रदूषण के फैलाव को रोकने के उपाय के तौर पर पटाखा जलाने पर प्रतिबंध के बारे में लोगों को जागरूक करे। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने एडवोकेट इंदिरा प्रकाश द्वारा दायर याचिका पर यह दिशा निर्देश जारी किया है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने दीपावली के अवसर पर पटाखे जलाने पर रोक लगाने के निर्णय की निंदा की है। दूसरी ओर पटाखा व्यापारियों के संघ ने अंतिम समय में प्रतिबंध लगाए जाने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इससे व्यापारियों का भारी वित्तीय नुकसान होगा। गिद्ध पक्षी हमारी पारिस्थितिकीय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या में काफी कमी आई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश में इन दिनों गिद्धों के रहने के स्थानों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि उनकी संख्या का अनुमान लगाया जा सके।
इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाले गिद्धों के आवासों का मध्य प्रदेश में सर्वे शुरू हो गया है। वाइल्ड लाइफ मुख्यालय के अनुसार इस सर्वे के बाद राज्य में गिद्धों की गिनती की जाएगी। इसके लिए भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वन विहार के अधिकारियों ने बताया कि गिद्धों की गणना हर 4 साल में होती है। वर्ष 2018 के बाद अब इनकी गिनती फरवरी वर्ष 2021 के पहले हफ्ते से शुरू होगी। गणना के बाद उनके संरक्षण और आवास में सुधार के बारे में समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं परितोष दीक्षित। महाराष्ट्र जल संरक्षण के मामले में देश का दूसरा श्रेष्ठ राज्य साबित हुआ है और उसने वर्ष 2019 के राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कारों में 6 पुरस्कार हासिल किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उसे जल नियामक प्राधिकरण वर्ग में लगातार दूसरे वर्ष पहला पुरस्कार मिला है। राज्य के जल नियामक प्राधिकरण ने लोगों के कल्याण के लिए स्वायत्त निर्णय लिए पानी का न्यायोचित और प्रभावी उपयोग करने पर जोर दिया और जल प्रदूषण को प्रतिबंध और गंदे पानी के पुनर्वापर के लिए जन जागृति की। इन्हीं प्रयासों के कारण महाराष्ट्र जल प्राधिकरण ने लगातार दूसरी बार अव्वल प्राधिकरण बनने की उपलब्धि हासिल की है। वहीं राज्य में सांगली जिले ने अग्रणी नदी का पुनरुज्जीवन करके नदी पुनरुज्जीवन की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। अकाल पीड़ित जिलों में शामिल सांगली के 5 तहसील के किसानों के लिए अग्रणी नदी जीवन रेखा बनी है। पिछले कुछ वर्षों से ये नदी पूरी तरह सूख गई थी, लेकिन जिला प्रशासन के अथक प्रयासों के कारण इस नदी की चौड़ाई और गहराई बढ़ाई गई और ये नदी अब अपनी पूरी क्षमता से बहकर सांगली वासियों की जरूरतें पूरी कर रही है। बीड जिले के सामाजिक संस्थान के अनिकेत लोहिया को जल योद्धा श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल शाखा के अध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य पार्टी नेताओं के काफिले पर अलीपुरद्वार जिले के जलगांव क्षेत्र में हमला किया गया। हमले में कल चीनी के विधायक विल्सन चंपारी के वाहन को क्षति पहुंची। श्री घोष के वाहन को भी आंशिक नुकसान पहुंचा। दिलीप घोष ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि टीएमसी और उसके शुभचिंतक आगामी विधानसभा चुनाव में हार की आशंका को लेकर हताश होते जा रहे हैं। श्री घोष ने कहा कि इस घटना से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह को कोहरा छाया रहा और दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आसार है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आसमान साफ रहने के आसार हैं। हालांकि शाम तक बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जम्मू में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा। लेह में दोपहर या शाम तक बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान लगभग 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गिलगित में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 2 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 6 डिग्री और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। देहरादून में तापमान 11 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। शहर में आसमान साफ रहेगा। चंडीगढ़ में मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर और जयपुर में आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, आयुर्वेद संपूर्ण मानवता के कल्याण पर केंद्रित। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के लिए वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा। बिहार में सरकार गठन पर अंतिम फैसले के लिए रविवार 15 नवंबर को पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। केंद्र तूफान, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित 6 राज्यों को 4000 करोड़ से अधिक की राशि देगा।
कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 93% हुई और देश भर में आज धनतेरस की धूम। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।